इस गांव वालों का, हमारे सभी नेतागण और माताएं बहनें और युवा छात्र नौजवान जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सभी को अपनी तरफ से क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ। मेरा नाम सोनू यादव है और मैं इलाहाबाद से आया हूँ। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने इंग्लिश में एमए किया है और फिलहाल अभी मेरा रिसर्च चल रहा है इंग्लिश में ही। और छात्र राजनीति से, खासकर ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आईसा जो छात्र संगठन है, आरवाईए से पहले जो एक छात्र संगठन है आरवाईए की ही तरह एक पार्टी का हिस्सा है, तो उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ पिछले 5 सालों से। और इलाहाबाद में जितने भी छात्रों युवाओं के आंदोलन हैं, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, फीस वृद्धि के खिलाफ हो, चाहे रोजगार के लिए हो, चाहे रोजगार में जो नौकरियों का जो परीक्षा होती है उसमें भ्रष्टाचार होता है उसके खिलाफ आंदोलन हो, उन सारे आंदोलनों में इलाहाबाद के छात्रों युवाओं नेताओं के साथ में एक सक्रिय भागीदारी में आंदोलन में रहा हूं। और उसी कड़ी में आज यहाँ भी मैंने सोचा कि पहली बार यहाँ हलिया ब्लॉक का प्रखंड सम्मेलन हो रहा है और यहाँ पे एक बड़ी तादाद में इस क्षेत्र के छात्र युवा नौजवान बुजुर्ग सभी यहाँ के जो ग्रामवासी हैं वो इकट्ठा होंगे और उनसे रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो इसीलिए मैं आज सुबह ही यहाँ पे आया हूँ और काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर और काफ़ी उत्साहजनक माहौल भी है कि आप लोग यहाँ पे काफ़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। इतना दूर दराज इलाका, हालांकि दूसरी बार आया हूँ मैं यहाँ, इससे पहले चुनाव में भी एक बार आया था, तो काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ बड़ी से बड़ी मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में आए हुए हैं। और इस प्रखंड सम्मेलन को सफल बनाने के लिए आप लोग भागीदारी कर रहे हैं, इसके लिए आपको फिर से मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ। और यहाँ पे ढेर सारे युवा नौजवान हैं, खासकर इस दौर में जो सबसे बड़ा हमला है वो हम युवाओं पर ही है। पहला तो हम पर शिक्षा को प्राप्त करने का एक दबाव है, वो भी इतनी महंगाई में, क्योंकि हम सभी जो है एक पृष्ठभूमि से आते हैं, एक विशेष सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं कि मेरे भी माता पिता कोई अमीर नहीं है, एक खेती किसानी करते हैं, मजदूर ड्राइवर हैं। तो एक सामान्य बैकग्राउंड से आने के बाद मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि इस महंगी होती शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा हासिल करना, उसके बाद नौकरी के लिए तलाश करना, जब इस देश में घोर बेरोजगारी है और सरकार पूरी तरह से कॉरपोरेट की दलाल हो चुकी है, तो ऐसे दौर में शिक्षा को हासिल करके नौकरी करना एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है। और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत नौकरियां नहीं रह गई हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनियां हैं उनमें सिर्फ चंद पूंजीपतियों की ही कंपनियां काम कर रही हैं और उसमें जो है वो बहुत कम से कम संख्या में वो जो कर्मचारी हैं, लेबर हैं, उनको रखते हैं। अगर उनको काम नहीं होता है तो उनको तुरंत निकाल देते हैं। और जो मोदी सरकार जब से आई है, इसने कंपनियों को एक और सुविधा दे दी है। पहले जो लेबर लॉ हुआ करता था वो बहुत स्ट्रिक्ट था, वो मजदूरों के पक्ष में था, कर्मचारियों के पक्ष में था। फिर जब सरकार आई तो कॉरपोरेट ने सरकार पे दबाव डाला कि हम कम मुनाफा कमा पा रहे हैं, हमने आपको पैसे खर्चा करके अपने हवाई जहाज में बैठा के चुनाव प्रचार करवाया, आपको प्रधानमंत्री बनाया, आपकी सरकार बनाई, आप उस तरह से हमें लूटने का मौका नहीं दे रहे हैं जिस तरह से हमारी ख्वाहिश थी। तो सरकार ने क्या किया, लॉकडाउन में जब इस देश में जो श्रमिक वर्ग है, जो मेहनत कश वर्ग है, जो नौकरी करता है, मजदूरी करता है कंपनियों में जाके, सरकार को उसके साथ खड़े होना था। उसी दौर में सरकार ने जो लेबर लॉ है उसको पार्लियामेंट में, जो हमारी संसद है दिल्ली में, बिना चर्चा किए उस जो पुराने लेबर लॉ है जिसमें मजदूरों की सुरक्षा का जिक्र था, उसको खत्म करके नया लेबर लॉ ला दिया। उसमें बहुत कम सुरक्षा है मजदूरों को, मालिक कभी भी फैक्ट्री से उनको निकाल सकता है। निकालने के बाद उनको जो इंसेंटिव होता है, अगर वो जबरदस्ती या अचानक निकाल रहा है तो उसके बावजूद भी उसको इंसेंटिव देना होता था, वो भी नहीं दे रहा है। तो बहुत लिबरल कर दिया गया पूंजीपतियों के पर्सपेक्टिव से हमारे जो लेबर लॉ है। और मैं बात करूं शिक्षा की, तो सरकार जो है 2020 में जो नई शिक्षा नीति लेकर आई, नई शिक्षा नीति 2020, इसके पहले जो शिक्षा नीति आई थी वो 36 साल पहले 1987 में आई थी, 86-87 में। तो जब नई शिक्षा नीति आई तो नई शिक्षा नीति पर हमारे जो देश का पार्लियामेंट है उसमें कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि जब चर्चा होती तो बात होती कि जो शिक्षा व्यवस्था आप ला रहे हैं ये युवाओं के, छात्रों के हक में है कि नहीं है।
जो नई शिक्षा व्यवस्था आई है, जो सही शिक्षा नीति आई है, वो ऐसी शिक्षा व्यवस्था लेकर आएगी जिसमें जो है शिक्षा को लगातार महंगा किया जाएगा। शिक्षा को एक विचारधारा विशेष के हिसाब से उसके पूरे पाठ्यक्रम को डिजाइन किया जाएगा। तो इस तरह से शिक्षा व्यवस्था लेकर आई और इस पे चर्चा नहीं हुई। अगर इस पे चर्चा होती तो विपक्ष छात्रों नौजवानों की तरफ से उनकी बात रखता। जो विश्वविद्यालयों में छात्र संघ हुआ करते थे, सरकार ने उनको भी खत्म कर दिया। मुझे याद है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मैं छात्र रहा हूँ। 2018 में मैंने छात्र संघ का वहाँ से चुनाव लड़ा था और 2018 का छात्र संघ चुनाव उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद आखिरी चुनाव था, क्योंकि जैसे ही उसकी सरकार बनी उसने तुरंत छात्र संघ को खत्म कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि छात्र संघ रहेगा तो गरीब गुरबे मजदूरों किसानों के परिवार से आने वाले बच्चे पढ़ेंगे, नेतागिरी करेंगे, और जब नेतागिरी करेंगे तो सत्ता से सवाल करेंगे। इसलिए सवालों को ही चुप कराने के लिए उन्होंने छात्र संघ को ही खत्म कर दिया। ना रहेगा छात्र संघ, ना बनेंगे नेता और ना करेंगे हमसे सवाल। और जब सवाल नहीं करेंगे, जब सवाल नहीं उठेगा तो सरकार शिक्षा व्यवस्था में भी मनमानी करेगी। सरकार ने विश्वविद्यालय की फीस को 4 गुना बढ़ा दिया। जब मैंने एमए किया था तो मैंने फर्स्ट ईयर में 1604 रुपये फीस जमा की थी एमए की प्रथम वर्ष की, और वही फीस आज 2023 में जो लड़का एडमिशन ले रहा है वो वही फीस 4800 रुपये जमा कर रहा है। समझिए फीस कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। और जो पीएचडी की फीस पहले 500 रुपये हुआ करती थी, वो फीस सीधे 15,000 रुपये कर दी गई। मतलब सरकार पूरी तरह से ठान के बैठी है कि इस देश का जो गरीब है, किसानों का बच्चा है, वो पढ़े ही ना, वो एक सस्ता मजदूर बनकर रह जाए जो अडानी अंबानी की फैक्ट्री में जाके सस्ते दाम पे मजदूरी करे, उनकी गुलामी करे। ये सरकार पूरी तरह से इस देश में जो पहले की गुलामी वाली व्यवस्था थी, जो ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को पूरी तरह से समाज पर थोप देना चाहती है। और जो संविधान का राज है, जो कानून का राज है, जो लड़कर हमारे शहीदों ने, हमारे देश के जो क्रांतिकारियों ने हमें दिया है, ये सरकार उसको पूरी तरह से कुचल के बर्बाद कर देना चाहती है और ख़त्म कर देना चाहती है। एक तरफा मनुवादी ब्राह्मणवादी और जो कॉरपोरेट है उनका राज कायम करना चाहती है, और हम इस बात को बहुत बेहतर समझते हैं। इसलिए आज हम यहाँ पर इकट्ठा हैं। इसलिए हम पूरे देश में छात्रों नौजवानों को संगठित कर रहे हैं ताकि इसके खिलाफ एक व्यापक जन आंदोलन, एक व्यापक लड़ाई छेड़ी जा सके। उसी तरह की लड़ाई जिस तरह की लड़ाई आज़ादी के टाइम पे अंग्रेजों के खिलाफ छेड़ी गई थी। क्योंकि कल मुंबई में जो विपक्षी पार्टियों का, जितने भी अपोजिशन पार्टीज हैं, सबका एक मीट था। तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य जी ने कहा कि हम एक रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। हम इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को, कानून को, राज को बचाने को हम एक रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। ये महज एक चुनाव नहीं होगा 2024 में जो होगा, ये एक रेस्क्यू ऑपरेशन होगा इस देश को बचाने का, इस देश के लोकतंत्र को बचाने का। तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी एक लाइन में कि ये चुनाव, क्योंकि सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन भी लाने जा रही है, क्या पता सरकार जो चुनाव है, चुनाव का पूरा मतलब ही बदल कर रख दे। क्योंकि सरकार को लोकतंत्र बिल्कुल पसंद नहीं है, और जो चुनावी व्यवस्था है अगर उसके हिसाब से नहीं चल रही है तो वो चुनावी व्यवस्था भी उसको पसंद नहीं है, और पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको बदलने की। क्योंकि इन्हें डर है आगामी जो स्टेट के इलेक्शन होने वाले हैं, राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, ये 3 राज्यों में लगातार हारे, एक डर का माहौल है कि हम अगर 4 राज्यों में लगातार हार जाएंगे तो हमारा जो प्रोपेगेंडा है, जो मीडिया के माध्यम से हमने 10 सालों में अरबों रुपए खर्च करके हमने खड़ा किया है, हालांकि वो जनता का पैसा है, अरबों रुपए जो उन्होंने खर्च किया मीडिया पे वो पैसा जनता का है। जो इनकी इमेज खड़ी हुई है 10 सालों में, वो इमेज एक बार में झंझरा के गिर जाएगी। तो सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग पूरी तरह से डरे हुए हैं, और उनसे ज़्यादा डरा हुआ है वो कारपोरेट शासन जो इनको पैसे दे रहा है। वो भी डरा हुआ है कि मोदी के चेहरे पर हमने अरबों रुपए खर्च कर दिए, अगर मोदी का जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो गया और भविष्य में ये हार जाते हैं तो हमारा क्या होगा। हम दोनों हाथों से लूटेंगे कैसे इस देश के प्राकृतिक संपदा को, इस देश को, इस देश के लोगों को, इस देश के लोगों की मेहनत को, और उनकी जो मेहनत है उसको कैसे लूटेंगे। तो इस बात के लिए वो लोग बहुत डरे हुए हैं, और हम उनका डर समझते हैं। और इसीलिए इस दौर में ज़रूरत है एक व्यापक गोलबंदी की,
जिसको हम हर लेवल पर कर रहे हैं, किसानों के लेवल पे, नौजवानों के लेवल पे, छात्रों के लेवल पे, और जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है, यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोफेसर हैं, वकील हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, हर स्तर पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक बड़ी व्यापक गोलबंदी बने और सरकार को जो है सत्ता से उखाड़ फेंक कर एक लोकतांत्रिक सरकार बने जो जनता के लिए काम करे, जो जनता का पैसा है जो टैक्स के रूप में जाता है वो जनता पर खर्च करे, ना कि कॉरपोरेट पर खर्च करे। मैं परसों रेलवे के कर्मचारी हैं, मैं उनसे बात कर रहा था, वो गार्ड हैं, तो वो बता रहे थे कि जो ट्रेनें चलती हैं, यात्री ट्रेनें और मालगाड़ी, तो कहते हैं जो यात्री ट्रेनें हैं उनके चलने से लेके पहुंचने के जो टाइमिंग है उस पर कोई शेड्यूल नहीं है। जो मालगाड़ियां हैं लेकिन उनके चलने से लेके पहुंचने का पूरा टाइम एकदम सख्त है, क्योंकि उनमें कोयला जा रहा है, उनमें जो अमीर लोग हैं उनके सामान, उनका माल कंपनियों का लद के जा रहा है, इसलिए यात्री ट्रेनों को लगातार जो है लेट किया जाता है, उनको साइड किया जाता है, और जो मालगाड़ियां हैं उनको समय पर निकालने के लिए, माल समय पर पहुंचाने के लिए पूरी तरह से तत्परता दिखाई जाती है, और जो यात्री ट्रेनें हैं उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। ये एक नया प्रचलन रेलवे विभाग में अभी नया आया है, हालांकि मोदी जी के सरकार के आने के बाद आया है। तो सरकार हर लेवल पे एकदम खतरनाक काम कर रही है, तो हमें ज़रूरत है कि हम संगठित हों, एक हों, और एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ी सामाजिक चेतना इस दौर में खड़ी करें और अपना जो हक और अधिकार है उसकी लड़ाई बुलंद करें। धन्यवाद।